जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2020 के नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे मैं कुछ इंटरलिंकेज आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक साथ आते हैं। कहता है देखिए स्टील स्लैग। अब यहाँ पे आप समझिए 2023 से हम 2020 तक आ गए हैं। कभी कहेगा गोल्ड माइनिंग से क्या पोल्यूशन होता है, कभी कहेगा बेंजीन से क्या पोल्यूशन हो रहा है, कभी कहेगा बायोमास जलाने से क्या प्रदूषण हो रहा है, अभी कह रहा है स्टील स्लैग के बारे में पूछ रहा है, कभी फर्नेस ऑयल के बारे में पूछ लेगा। तो ये टॉपिक देखिए है क्या हमारे किसी बुक में मेंशन है? नहीं, ये कोई बुक में मेंशन नहीं है और ये हम पढ़ भी नहीं सकते। वो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उसी टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में आओ और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसे सॉल्व करके बताओ। इसीलिए तो यूपीएससी प्रीलिम्स को टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जा रहा है। अगर आप बाकी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देखोगे तो सीधा किताबों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन टू लाइन। जिसने यहाँ पे रट्टू तोतों की तरह रट लिया है उसका प्री हो जाता है। बट यूपीएससी में ये नहीं चलेगा कि आप जो है यहाँ पे दो किताबें पढ़ के आ जाओगे और उसे रट लोगे एंड देन आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन और इनके जो है आंसर आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेंगे जो हमने कभी सुन भी नहीं रखे होंगे। तो इसके लिए अगर तैयारी करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? वही हमें PYQs देखने पड़ेंगे कि रिसेंट ईयर में इन्होंने किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे स्टेप फॉलो हो रहा है। तो वो सब देख के ही हमें जो है यहाँ पे चीज़ें क्लियर करनी है। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं PYQ एनालिसिस का, ये उसी के लिए हेल्प करेगा हमें। अब देखिए क्या कह रहा है, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन नहीं चाहता कि आपको स्टील स्लैग पता, कैन बी कहता कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंटरलिंकेज और समझिए। सीधा डी आंसर आप मार्क कर दोगे, इतने तो आप होशियार हो ही चुके हो अभी। बट ऑप्शंस को समझिए, सीमेंट एंड यहाँ पे रोड। अब रोड यहाँ पे बताया नहीं कि ये बिटुमेन से बनेगा या सीमेंट से बनेगा या रबर से बनेगा। यहाँ तो सिंपल रोड बना दिया, बोल दिया बेस रोड। और यहाँ पे कह रहा है सीमेंट रोड। तो 1 और 3 तो साथ में ही जाएंगे हर ऑप्शन में। और यहाँ पे क्या बोला, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। यहाँ पे आप समझिए क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। यहाँ पे ये नहीं कहा कि अल्कलाइन सॉइल को कम कर देंगे या सलाइन सॉइल को जो है रिपेयर कर देंगे या फिर एसिडिक सॉइल को रिपेयर कर देंगे। कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही, सिर्फ कह दिया कि इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। अब ये कौन सा इंप्रूवमेंट है, कौन से सॉइल अमेंडमेंट्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, कुछ नहीं बताया। तो समझिए कितना वाइडर लेवल पे खेल दिया और ये पूरे वर्ल्ड लेवल की बात हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हम मार्क करेंगे डी। आंसर डी आप मार्क कर दोगे, बट उसके पीछे का थॉट समझिए जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसे देखिए मैं थोड़ा टफ समझूंगा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली द प्लेसेस। देखिए मोस्ट लाइकली द प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन द नेचुरल हैबिटेट। देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहा है ये, नेचुरल हैबिटेट क्यों बोला? मस्क डियर को उठा के अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ले आऊँगा या फिर साउथ इंडिया में ले आऊँगा तो ये मस्क डियर तो यहाँ पे भी मिल गया अभी। तो यहाँ पे क्या नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है उन्हें, क्योंकि आगे चल के कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और नीचे देखिए 2-2 की पेयर में, मतलब इन दोनों 2 सही है और 2 गलत है। अब देखिए इनमें मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनका सर्वाइवल कैसे होता है। जैसे अगर ये हमारा साउथ इंडिया है पूरा, तो अगर यहाँ पे कोई एनिमल मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपने सुन रखा है, अगर ये आपके एरिया के आसपास है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ठीक है साइड में रखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क। अच्छा देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क की ये बात कर रहा है। तो देखिए गंगोत्री, ये गंगा रिवर, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड मतलब नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। फिर देखिए किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गंगोत्री हमें पता हो सकता है, मानस देखिए हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आसाम में है। ठीक है, तो अभी देखिए प्लॉट करते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए एक है यहाँ पे मानस जो कि आसाम में कहीं तो भी है, एक है हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में, उसके बाद किशनपुर देखिए ये यूपी में है। ठीक है, ये यूपी में है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2-2 की पेयर में यहाँ पे आंसर है। अब सबसे पास पास हमें कौन सा लग रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानस होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे मानस होने के, देखिए किशनपुर यूपी में है, उत्तराखंड में है, तो 2 और 3 होने के चांसेस है। ठीक है, फिर देखिए मानस, मानस तो हो ही नहीं सकता, तो 4 हटाइए, 4 हटाए तो ये गया, ये गया। अब बचा देखिए हमारे पास 1 2 एंड 2 3। ठीक है, 1 2 एंड 2 3। और देखिए अगर अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन के एलिमिनेशन तक कैसे पहुंचना ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी देखिए ये हमारे लक के ऊपर है, आप ए मार्क करोगे या बी। अगर आपने ए मार्क किया तो ये करेक्ट है। ठीक है,
अब देखिए जो मस्क डियर होती है दोस्तों, ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में है, और ये गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, यहाँ पे मिलती है। ये हाई हिमालयाज़ में जो है आमतौर पे ये पाई जाती है हमारी मस्क डियर, ठीक है, मस्क डियर। और ये देखिए हाई अल्टीट्यूड एरिया में हमने देख लिया। उसके बाद देखिए यूपी में नहीं, और हमारे आसाम में भी नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, और देखिए मानस नाम की एक रिवर भी है जो कि ट्रिब्यूटरी हमारे ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वन हॉर्न राइनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन हॉर्न राइनो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए इतना ही हमें जानना था। स्टेट याद रख लीजिएगा, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इस अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ही ऐसे आता है, मस्क डियर अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 टफ क्वेश्चन था एनवायरमेंट का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है रोड कंस्ट्रक्शन इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। बहुत वाइडर लेवल पे बोल रहा है। 5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए कहीं पे 5 नहीं है, एटमैक्स 3 है, और एटलीस्ट हमारे 2 है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी एंड पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब कह रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब पोल्यूशन यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। अब देखिए जादू समझिए, अभी मैं जो बताऊंगा ना ये जादू समझिए। कॉपर स्लैग, स्टील स्लैग, ठीक है, रोड बनाने में, सीमेंट बनाने में, ठीक है। अब समझिए इसे आप, ठीक है। तो बस ये लिंकेज समझिए आप किस तरीके से स्लैग देखिए, और ये बेस रोड और सीमेंट यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी एंड हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट है। या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते, मतलब 2 और 4 साथ में नहीं हो सकते। अब 2 और 4 साथ में कहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, तो ये तो हट गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, 1 2 3 4 5 एंड 1 5, ठीक है। अब इसमें से देखिए कौन सा ऐसा जो माइनिंग है या फिर कौन सी प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को यहाँ पे नुकसान होता है। जैसे अगर हम सिंपली देखेंगे कि अगर आयरन एंड स्टील अगर माइंस की बात करती है या फिर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमें पता है इससे जो है एनवायरनमेंट को लॉस होता है। कोई भी माइनिंग की बात अगर आ जाती है तो इन सब में देखिए यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट, देखिए सीमेंट बनाना है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग होती है, उससे एयर पोल्यूशन ये सारी चीज़ें होती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाना इज़ नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है, और सीमेंट से पोल्यूशन होता है। तो 5 हटा के देखिए, बचा क्या हमारे पास 1 2 और 3। और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों में से एक ही साथ में जाएगा, कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स में, और हमारा साथ में क्या जा रहा है, कोल्ड मिक्स। तो 1 2 और 3। और यहाँ पे देखिए, चलो ये वाला लॉजिक हो गया। फिर देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन सा लग रहा है, देखिए यहाँ पे जियो टेक्सटाइल्स, ठीक है, जियो टेक्सटाइल ये सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में, तो ये यहाँ से ऐसे उड़ गया। फिर क्या बचा, देखिए 1 2 3 एंड 2 3 4, मतलब 2 और 3 साथ में जा रहे हैं, मतलब 2 और 3 साथ में जा रहे हैं, तो 4 हमारा ऐसे ही कट हो गया। तो 4 जैसे ही कट हो गया, समझ रहे हो आप कि किस तरीके से यहाँ पे अगर ये कोल्ड मिक्स हॉट मिक्स पता भी नहीं है तो कैसे 4 तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही देखिए हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी से देखिए एमिशन होता है, आपने देखा होगा रोड के किनारे जब रोड बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा काला धुआं होता है, तो यही है हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन का सोर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो था उसमें जो रूरल रोड वाला चैप्टर होता है उसमें ये मेंशन था कि अभी इंडिया में जो है कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज करी जा रही है फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये तीनों नाम जो थे मेंशन थे, ओके। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों कोल से रिलेटेड क्वेश्चन है और कोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 स्टेटमेंट है, कहता है करेक्ट जानो। तो थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। कहता है हाई ऐश कंटेंट ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। कोई कोल का टाइप यहाँ पे नहीं बताया गया है कि बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, कुछ नहीं बोला है कि हाई ऐश कंटेंट है, ऐसा बोल दिया। कहता कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरमेंट, ठीक है। कोल ऐश कंटेंस आर्सेनिक, लीड एंड मर्क्यूरी। देखिए कितना जनरल सा स्टेटमेंट यहाँ पे बना दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे 0.1 ग्राम भी अगर ये प्रेजेंट है ना आर्सेनिक, लीड या मर्क्यूरी, तो भी ये सही हो गया।
अगर 0.1 ग्राम ppm भी अगर यहाँ पे रिलीज हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अभी अभी ये पता नहीं है हमें कि हाई ऐश कंटेंट है या नहीं है, पता नहीं, पर मुझे इतना पता चल गया कि 1 और 2 तो सही है। अब 1 और 2 कहाँ है, देखिए ऑप्शन में, देखिए मैं ऐसे ही नहीं कहता एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी हिंट्स आपको मिलेगी पेपर में। कहाँ है 1 और 2, थर्ड जानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अभी याद रखिए, जो हमारा इंडियन कोल होता है उसमें हाई ऐश कंटेंट होता है, हाई फ्यूजन टेम्परेचर होता है, हाई फ्यूजन टेम्परेचर, एंड याद रखिए लो सल्फर। इस पे क्वेश्चन हमें अभी देखने को मिलेंगे 2-4 साल बाद, जब हम और पीछे जाएंगे ना क्वेश्चन करते हुए। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, हाई ऐश कंटेंट, हाई फ्यूजन टेम्परेचर एंड लो सल्फर कंटेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखिए कैसे हमारा 2022 का एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है, इससे क्या होता है, एसिड रेन, इससे क्या होता है, एसिड रेन। तो समझ पा रहे हो आप, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ज़्यादा इसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से प्लेन स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, बायोचार। देखिए बायोफिल्म्स हमने देखा, ठीक है, बायोफिल्म्स हमने देखा, बायोफिल्टर के बारे में हमने देखा। तो जहाँ भी बायो वर्ड लग जाता है ना, देखिए कैसे यूपीएससी हर साल बायो बायो कुछ ना कुछ पूछे ही जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बायोचार के बारे में, अब मुझे नहीं पता बायोचार क्या है, बायो 3 बायोचार क्या है, पता नहीं है, फिर भी स्टेटमेंट पढ़ के हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। कार्बन नैनो फाइबर नहीं पता है, फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हुए पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए 3 ऑप्शन है, करेक्ट पूछा है, ठीक है, पैटर्न देख लिया मैंने, ठीक है। थर्ड से पढ़ता हूँ कि व्हेन अ बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। व्हेन द बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, देखिए कैसे सेम से वर्ड आ रहे हैं कि पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, पार्ट ऑफ ग्रोइंग, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या उसका टाइप है, सिंपली बोल दिया। फिर क्या कहता है, बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। अब देखिए वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है, एज अ ग्रोइंग मीडियम। अब देखिए वर्टिकल फार्मिंग, यहाँ पे तो टाइप नहीं बताया कौन सा टाइप है या फिर कौन सा प्लांट यहाँ पे लेने वाले हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताए थे, ठीक है, हमने देखा था जो राइजोबियम, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। थर्ड में हो सकता है कि ये ग्रोइंग मीडियम जो है वाटर रिटेन करता है या नहीं करता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव बात कर रहा है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव बात कर रहा है। और ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं कि हमने बायोचार के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रखा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, और ये फार्मिंग में यूज़ की बात कर रहा है, तो हमेशा इसके पॉजिटिव्स ही होंगे। अगर बायोचार यूज़ हो रहा है, बायोचार हो गया, उसके बाद देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का कोई भी अगर बायोफिल्म्स हो गया, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव ही यहाँ पे जो है आउटकम इसके दिखाएंगे। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो यहाँ पे हम आंसर मारेंगे 1, 2, 3 और ये सही आएगा हमारा, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो है हमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्शंस पे खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं वे ऑफ थॉट आपको बता रहा हूँ ना, उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कुछ सोचेंगे, ये वाटर रिटेन करता है या नहीं, नाइट्रोजन फिक्स, नहीं, वाइडर लेवल पे सोचिए। एग्जामिनर नहीं चाहता कि हम इतना सारा पढ़ के आए, वो बस चाहता है कि तुम अपनी थिंकिंग अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, और पीवाईक्यू से हमें वही थिंकिंग डेवलप करनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इफ़ द पर्टिकुलर प्लांट इज प्लेस इन शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन। अब देखिए इन शेड्यूल्स में यहाँ पे थोड़ा अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेड्यूल 6 में अगर रख दिया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम शेड्यूल देख लेते हैं, पुराने क्या क्या थे, और पुराने शेड्यूल के हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर है कि लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट सच अ प्लांट, ठीक है। तो इनके लिए देखिए लाइसेंस हमें लगता है ऐसे प्लांट्स को जो है कल्टिवेट करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, पहले के जो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और 2 में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आती थी जिनको प्रोटेक्शन मिलता था फ्रॉम हंटिंग। शेड्यूल 3 और 4 में इन्हें भी प्रोटेक्शन मिलता था, बट थोड़ा कम प्रोटेक्शन था यहाँ पे। शेड्यूल 5 में क्या आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वर्मिन्स है इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और वर्मिन्स के बारे में देखिए हमने 2022 में क्वेश्चन भी देखा था कि एप्रहेंशन अगर होगा तो किसी भी जो एनिमल है उसे किल कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ती है हंटिंग के पहले। और शेड्यूल 6 देखिए जो कि क्वेश्चन में आया था कि कंसर्न कल्टिवेशन एंड प्लांट लाइफ गिव्स टीथ टू सेटिंग अप मोर प्रोटेक्टेड एनिमल पार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कल्टिवेशन के लिए पहले आपको जो है यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या आए हैं,
पहले जो 6 शेड्यूल थे इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2022-23 में हुआ था, अभी 4 शेड्यूल यहाँ पे कर दिए। तो ये आप पढ़ सकते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, लेसर लेवल, फिर प्लांट स्पीशीज़, एंड देन यहाँ पे जो कि साइट्स के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये अभी के हिसाब से अमेंडेड प्रोविजन है। तो 2020 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे प्लांट कैनॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे समझिए, ऑप्शंस को भी समझिए। ठीक है, कितना एक्सट्रीम बात कर रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं, प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम ना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिए ये भी कीवर्ड बेस्ड, देखिए 2020 में बहुत सारे कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। कहता गुप्ता डायनेस्टी के एंशियंट इंडिया में टाउन्स, देखिए टाउन्स के नाम है घंटासाला, कदूरा एंड चौल आर वेल नोन फॉर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम पीवाई की उसकी थीम देखेंगे ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है पोर्ट्स के साथ। 2023 में भी आपने देखा था कोरकई, मुजुरिस एंड पुम्पुहार क्या है, तो ये पोर्ट्स है जो कि हैंडल करते हैं फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम। देखिए कैपिटल्स, अभी जब भी आप कोई भी किंगडम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे उनकी कैपिटल सिटी थोड़ा याद रख लीजिए। जैसे विजयनगर की हम्पी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जो मौर्यास थी उनकी मगध थी। ठीक है, मौर्यास, मगध, पाटलिपुत्र, कुम्राहर। ठीक है, ये CAPF में हम देखेंगे। फिर देखिए प्लेसेस ऑफ एग्जीक्यूट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कनेक्ट करिए, अभी अगर आपने रिवीजन कर रखे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। 2022 का वो क्वेश्चन जहाँ पे देखिए चंद्रकेतुगढ़ था, चंद्रकेतुगढ़। उसके बाद देखिए बुरजा होम था एक मैच द पेयर में, और एक था हमारा गणेश्वर जहाँ पे कॉपर आर्टिफैक्ट बनाए जाते थे। चंद्रकेतुगढ़ में यहाँ पे टेराकोटा आर्ट्स बनाया जाता था। तो देखिए स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्लेसेस। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर जैसे नालंदा, तक्षशिला, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शंस बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन UPSC ऐसे ही सस्ते नशे करके नहीं बनाता है, ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कुछ याद आया 2023 का क्वेश्चन पेपर? 3 ऑप्शन थे वहाँ पे, फाइनली ग्राउंड एग्रीकल्चर में वो इंक्लूड कर देंगे, फिर ओशन में, फिर सबटेरेनियन डीप माइंस में जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज अ सिंपल एक बड़ा क्वेश्चन बन के 2023 में, और यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आ गया। कहता है जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर के क्या एडवांटेजेस होंगे। पढ़िए तीनों क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? पहला, सोविंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यूज ऑफ प्रीवियस क्रॉप। देखिए पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज पॉसिबल। यार कितना पॉसिबल करोगे? और हमारा तो मंत्रा ही है मास्टर वीडियो सेशन का कि पॉसिबिलिटी हमेशा सही मानना है। और ऐसे क्वेश्चन में विद इन 30 सेकेंड्स पढ़ा नहीं, आंसर डी मार्क करके आगे बढ़ जाना है। इसमें अगर आप गड़बड़ी करोगे ना कि 1 and 2 एंड 1 and 3 एंड ऐसे करके, तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम। अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही गजब क्वेश्चन है और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। कहता है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। देखिए बायोफ्यूल्स दोबारा से आ गया यहाँ पे, कितनी हॉट थीम है ये जिसपे हर बार क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 हम देख रहे हैं। तो देखिए कसावा। ठीक है, कसावा क्या है अगर पता है तो ठीक, नहीं तो हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में क्या बोला है कसावा को उसको कसावा ही कहा है। तो चलो नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसीलिए कसावा ऊपर दिया कि बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं समझ पाएंगे कसावा क्या है। फिर देखिए डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटोज एंड शुगर व्हीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि जो बायोफ्यूल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो भी हमारा बायोमास होता है उसे यहाँ पे जो है सड़ाया जाता है पहले। ठीक है, उसे जो है कैसे करेंगे हम, एक पिट बना देंगे, उसमें सारा जो है यहाँ पे मटेरियल स्टोर करके रखेंगे, और जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो फिर उससे जो है बायोफ्यूल बनाने की प्रोसेस होती है। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में हमें नहीं जाना है कि कितना उसको जो है क्या मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें यूज़ होती है जिसकी वैल्यू थोड़ी कम हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात कह रहा है ग्राउंडनट सीड्स की। अब हमें भी पता है कि इंडिया में सीड्स की कितनी ज़्यादा कमी है एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए और सोइंग के लिए। और सीड अगर हम बायोफ्यूल्स में यूज़ करेंगे तो फार्मर क्या सो करेंगे, यहाँ पे सोविंग में क्या यूज़ करेंगे। तो चलिए थर्ड हटा के देखते हैं। आंसर आ गया 1 2 5 6। चलिए ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये व्हीट ग्रेन्स यहाँ पे लिख सकता था, बट ये डैमेज वर्ड क्यों लगाया, और यहाँ पे सिर्फ
यहाँ पे भी डैमेज ग्राउंडनट सीड लिख सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ ग्राउंडनट सीड क्यों लिखा, इतना डिटेल में आप सोचिए थोड़ा। यहाँ पे सिर्फ पोटैटोज लिख सकता था, बट यहाँ पे रॉटन पोटैटोज क्यों लिखा, मतलब लिखा है तो कुछ उसका रिलेवेंस होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हवा में तो नहीं लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे डैमेज व्हीट ग्रेन्स एंड रॉटन पोटैटो ये दोनों साथ में आने चाहिए, मतलब 2 and 5 साथ में आने चाहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ पे 2 and 5 साथ में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, सारे सही होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, 6 के 6 सही होने के। तो बचा क्या देखिए हमारे पास 1 2 5 6 एंड उसके बाद क्या बचा 2 3 4 5, ठीक है। तो कॉमन क्या आ गया देखिए यहाँ पे 2 2 एंड 5 है, देखिए 2 and 5 कॉमन आ गया। और अगर हम ऐसे ग्राउंडनट सीड अगर हटा देंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 5 6, मतलब हॉर्स ग्राम भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे। अभी देखिए यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 2018 की पॉलिसी है, थोड़े से टारगेट देख लीजिए, क्या टारगेट है देखिए, इंडिकेटिव टारगेट है 20% ब्लेंडिंग करना है इथेनॉल पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग करना है बायोडीजल इन डीजल बाय 2030। फिर देखिए यहाँ पे 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज पे फोकस करना है, ठीक है, हायर परचेस प्राइस एज कम्पेयर टू 1G बायोफ्यूल्स। अब 1G क्या है, फर्स्ट जनरेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। एडवांस बायोफ्यूल क्या है, तो सेकंड जनरेशन वाले होते हैं। फिर देखिए अल्गी बेस यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बी मोलासिस, इनके ऊपर जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्कोप कैसे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल में हम जूम करते देखिए, शुगर केन जूस एंड अदर शुगर कंटेनिंग मटेरियल, ठीक है, अदर शुगर कंटेनिंग मटेरियल डैमेज एज वेल एज सरप्लस फूड ग्रेन, ठीक है, डैमेज एज वेल एज सरप्लस फूड ग्रेन, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बाकी देखिए ये फीचर्स आप पढ़ लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और ये देखिए यहाँ पे यूज कुकिंग ऑयल, इससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, याद रख लीजिए, रूको नाम का एक इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, FSAI का, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड से सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका इनिशिएटिव रूको। अब रूको क्या है, ये आपका होमवर्क है, सर्च करिए और लिख के रखिए, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी ये रिपोजिटरी बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पे देखेगी, ये सारी चीज़ें तो कवर हो जाएगी। बट ये देखिए ये है इसका सोर्स। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, देखिए डैमेज व्हीट ग्रेन 1 2 5 6, और देखिए शुगर कंटेनिंग मटेरियल। आगे देखते हैं, कहता सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं सोर्स आपको बताऊं तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमें 10 साल के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने हैं, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका डी ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, एफर्ट पुट इन बाय क्लाइमेट रेफ्यूजीज टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेसेस, requirement of fossil fuel for a country to provide goods and service to its citizen based on burning of those fuel, and long term damage done by a ton of CO2 in a given year। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है, कोई यहाँ पे लॉजिक मैजिक आप अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी रैंडम मैं नहीं भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर ए है, बस ये इसके डेफिनेशन है कि 1 टन ऑफ CO2 से कितना डैमेज होता है, यही है इसका सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है पल्स प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है, पल्स प्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन देख लिया हमने, करेक्ट पूछा है, डी से पढ़ते थर्ड से। इन द लास्ट 3 डिकेड, देखिए 2020 का क्वेश्चन है, मतलब 2010 आ गया यहाँ पे, उसके बाद देखिए 2000 और 1990s, 3 डिकेड की बात होगी, ठीक है। वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्स हैज़ इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्स हैज़ डिक्रीज। मैंने आपको बताया था कि ये डेटा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, हमके कोई कंप्यूटर है नहीं, कोई कंप्यूटर हम यहाँ पे है नहीं कि हमें इतना डेटा याद हो कि लास्ट 3 डिकेड में कि इंक्रीज, और ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्स इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 डिकेड में और इसका डिक्रीज हुआ है। अगर कहीं पे भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है या फिर ये कहीं पे भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, कहीं पे भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया, वो नहीं चाहता कि हमें ये स्टेटमेंट पता हो, बट बनाया कैसे। अगर इसका हम देखेंगे तो ये कितना वेग ऑप्शन है और कहीं पर भी ये गलत साबित हो सकता है। जो हम स्टेडीली डिक्रीज स्टेडीली इंक्रीज वाली बात करते हैं उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। सेकंड देखते हैं, कहता है ग्रीन ग्राम अलोन, वर्ड को पहचानिए, क्या कह रहा है, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स नियरली हाफ ऑफ, क्या, हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, मतलब 50% की बात कर रहा है, और हमारा परसेंटेज गेम हमें पता है, और अलोन की बात कह रहा है। फिर देखिए यहाँ पे
ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। देखिए इसी तरीके का कुछ स्टेटमेंट हमें नाइजर सीड के बारे में पूछा गया था कि इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। याद करिए क्या कहता है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड। अब कैन भी मैं यहाँ पे अगर इसे मैं साबित करना चाहता हूँ तो मैं इसे ग्रीन हाउस में कभी भी कल्टिवेट कर सकता हूँ, खरीफ में, रबी में, ज़ईद क्रॉप कहीं भी कर सकता हूँ। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, अब देखिए रियल एग्जाम में कैसे होगा, सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वन, तो वन कहाँ पे है, ये दो उड़ गए, फिर क्या बचा वन एंड 1 2 3। चलो मुझे लग रहा है कि हाँ नियरली हाफ ऑफ द प्रोडक्शन की बात है तो 1 एंड 2 सही हो सकता है, बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि थर्ड तो किसी भी हालत में सही नहीं है, तो ये भी हट गया, बचा क्या फिर वन ओनली। और ऐसे ही आंसर तक पहुँचा जाता है। और ये आर्ट आपको कोई भी आंसर, आप अगर किसी भी नेट पे सर्च कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे जाए, आपको बोल देगा वन ओनली इज आंसर, या फिर किसी भी बुक में आप चले जाइए वहाँ पे कह देगा कि वन ओनली इज आंसर। बट ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेशन वर्क करेगा, कैसे स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो है उड़ाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रीन ग्राम जो है, और यहाँ पे ग्रीन ग्राम को देख लीजिए क्या कह रहे हैं, मूंग। अब सिंपली हमारी डाइट को एनालाइज करिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में हो, क्या मूंग की दाल यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करी जाती है या चने की दाल यहाँ पे करी जाती है। तो सिंपल ये भी अगर ऑब्जर्वेशन लगाओगे ना कि घर में मैक्सिमम टाइम 30 दिन में सबसे ज़्यादा कौन सी दाल बन रही है, तो चने की दाल बनती है। तो देखिए चिकपी जो है इसका प्रोडक्शन अराउंड 40% है, बाकी ग्रीन ग्राम यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से रिपीटेड है और सीधा हमें ये पता ही होना चाहिए। देखिए अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, अ क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, चलो ठीक है। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस, ये तो हर क्रॉप के लिए इंजूरियस होता है। इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, 210, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 से, तो 7 मंथ का ये क्रॉप है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है मुझे यहाँ से। एंड 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहाँ पे चाहिए। अ लाइट वेल ड्रेन सॉइल इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर, इज आइडियली सूटेड फॉर कल्टिवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज दैट। अब देखिए 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है, तो शुगर केन एंड जूट तो आप सबसे पहले हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हें तो भाई 200 सेंटीमीटर के आसपास पानी लगता है। और 2022 का क्वेश्चन भी याद करिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप, शुगर केन हमने मार्क किया था, तो ये दो तो हट गए। फिर देखिए टी एंड कॉटन बचा। अब टी हमें पता है प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, और यहाँ पे 210 ही फ्रॉस्ट फ्री डेज की बात कर रहा है। अब टी तो पूरे साल भर लगा रहता है, तो इसमें अगर फ्रॉस्ट हो गया तो कभी भी इस पर नुकसान हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा कॉटन। तो देखिए ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये एनसीईआरटी में मेंशन है, प्लस पीवाईक्यू में भी एक बार आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर है हमारा कॉटन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे एब्सर्ड से ऑप्शन बनाए जाते हैं, इसका मैं उदाहरण आपको दूंगा। पढ़िए, सेकंड कहता सोलर पावर जो है, जो सूर्य देवता हमें दे रहे, कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, बट नॉट विद द पिस्टन। क्यों यार, एनर्जी तो एक ही है ना। अगर मैं पेट्रोल डालूंगा तो उससे बाइक भी चल जाएगी, उससे कार भी चल जाएगी, उससे जो हमारे जनरेटर इन्वर्टर होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं शादियों में लगाने वाले, वो भी चल जाएगा। अगर कोई मोटर है छोटी सी, वो भी चल जाएगी अगर उसमें वो इंजन लगा हुआ है। तो अगर पेट्रोल से ये सब चल सकता है, फॉर्म चेंज हो रहा है, तो क्या ये सोलार में भी एक एनर्जी है? तो क्या ये सेंट्रीफ्यूगल में चलेगा और पिस्टन में नहीं चलेगा? रेस्ट्रिक्टिव बात कर रहा है और कितनी एब्सर्ड बात कर रहा है। चलो हट गया। फर्स्ट देखिए, सोलर पावर कैन बी यूज इन रनिंग सरफेस पंप बट नॉट फॉर सबमर्सिबल। क्यों? सबमर्सिबल में क्या हो जाता है? कोई है इसके लिए आपके पास एक रीजनिंग कि ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं। देखिए ये स्टेटमेंट बना के यूपीएससी ने हमें एक हिंट दे दिया कि ऐसे ही कुछ में है, एब्सर्ड से स्टेटमेंट बनाऊंगा अगले सालों में भी। एक बार ये ऐसे बोला कि जो बैटरीज होती है, ठीक है, शायद लिथियम बैटरीज के ऊपर क्वेश्चन था कि ये लैपटॉप में यूज़ हो सकता है, वो मोबाइल के बैटरीज में यूज़ नहीं हो सकता। तो ऐसे स्टेटमेंट बना के एग्जामिनर हमें हिंट दे देता है कि मैं ऐसे कुछ जो है ट्रैप्स आपके लिए सेट करूँगा। तो 88 का आंसर क्या है? डी। इसमें कोई वैल्यू एडिशन कोई काम नहीं करेगा, बस हमें समझना है इसको, ठीक है। और ये सोलर पावर जो है हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बस उस लेवल पे यहाँ पे आना चाहिए। फिर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा जो है लिंक करिए। 2021 का एक क्वेश्चन हमने देखा था परमा कल्चर फार्मिंग वाला, परमा कल्चर फार्मिंग वाला, वहाँ पे भी 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। क्या थे? 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। इसमें भी 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, तो क्या डरना है हमें? नहीं, ये तो बहुत ईजी होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 2 और 3 सही है, मतलब चारों में से एक तो गलत है, ठीक है।
अब सबसे सही ढूंढते और सबसे गलत ढूंढते। कहता है कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन का करंट ट्रेंड यहाँ पे पूछा है, फोर्थ से पढ़ते हैं। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर अभी हमने डिस्कस किया था 2021 के पेपर में। टिश्यू कल्चर, क्लोनल प्रोपेगेशन, याद आया कुछ? तो क्या कह रहा है, कैन बी कल्टिवेटेड। वही कैन बी कल्टिवेटेड, तो ये तो सही होगा। तो बचा क्या, 1 4 एंड 2 3 4, ये तो ऐसे ही उड़ गए। तो देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ, 50 बार बता चुका हूँ कि बड़ा क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फोर्थ से पढ़िए। आप आते पहला पढ़ते, दूसरा पढ़ते, तीसरा पढ़ते, चौथे में आते आते आपकी पूरी हवा टाइट हो जाती, और जो ट्रैप था यहीं सेट था। और फोर्थ तक आते आते आपका दिमाग भी थोड़ा जो है काम करना बंद कर देता, क्योंकि इतने बड़े स्टेटमेंट पढ़ते हुए आना है। तो ये साइकोलॉजी हमें समझनी है। फोर्थ से पढ़ा, सीधा 2 ऑप्शन कट गए, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, अटेम्प्ट बचेगा। अब क्या दिखे, अब एग्जामिनर आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? एक तरफ है एक तरफ है 2 एंड 3। अब इन 2 एंड 3 में अगर हमें एक भी क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है और वो गलत लगता है तो सीधा हम 1 एंड 4 मार्क करेंगे। चलो देखते हैं अब थर्ड क्या कहता है। इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें पता होगा। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। कहता है अगर डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट इज डन, जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विथ सिंगल बर्डेड सेट एज कंपेयर टू सेट्स विथ मेनी बर्ड। ठीक है, ये पढ़ते हैं। अ सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन अ मेन फील्ड। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए, 2 3 साथ में देखना है और 1 अलग से देखना है। 1 क्या कह रहा है कि सब्सटैंशियल सेविंग मतलब सेविंग अच्छी खासी हो जाती है, कोई डेटा नहीं है, कोई केजी नहीं है, कोई यहाँ पे बताया नहीं कि इतना किलोग्राम सेव होगा या फिर इतना टन सेव होगा, जब हम बर्ड चिप सेटिंग्स को यूज़ करते हैं इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड। सिंपल सी बात कह रहा है। और ये सेकंड एंड थर्ड ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा है कि सिंगल बर्ड सेट्स अगर होंगे तो ये बेटर ग्रोथ होगी एज कम्पेयर। देखिए कंपैरिजन आ गया, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन दिस। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, कंपैरिजन की बात कह रहा है। और देखिए अगर आपने थोड़ा भी नर्सरी या इनमें अगर काम कर रखा है अपने घर में या फिर देख रखा है चीज़ों को, तो देखिए अगर ये शुगर केन का बर्ड है तो इसमें अगर ये सिंगल बर्ड वाला है और ये दूसरा है इसमें मल्टीपल बर्ड्स है, तो आप बताइए जर्मिनेशन सबसे अच्छा कहाँ होगा, सिंगल बर्ड में होगा या मल्टीपल बर्ड्स में होगा? ऑब्वियसली मल्टीपल बर्ड जहाँ पे होंगे वहाँ पे अच्छा जर्मिनेशन होगा। और इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 एंड 2, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी 1 एंड 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या आएगा, 1 एंड 4। ये तो हमने पहले हटा दिए, और ये 2 3। देखिए क्वेश्चन टफ था बट कैसे एलिमिनेशन किया, कैसे आंसर तक पहुँचे, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने भी सबकी हवा टाइट कर दी थी क्योंकि यूपीएससी ने अलग ही आंसर दिए थे। कहता कौन सी प्रैक्टिस है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के अंदर आती है, और जो हमारा अप्रोच है वो कहता है कि सीधा डी मार्क करो, और यही हमें फॉलो करना है सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में। बट यहाँ पे यूपीएससी ने वर्टिकल फार्मिंग को नहीं माना था एज अ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, और ये थोड़ा सेंस बनाता है। ऐसा नहीं कि जो एआई वाला क्वेश्चन देखा था ना वो पूरी तरीके से सेंस बनाता ही नहीं है, वैसा यहाँ पे उन्होंने नहीं किया है। तो ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग में बहुत सारी लाइट्स यूज़ होती है, प्लस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो इको फ्रेंडली नहीं होगा। बट देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। और टेंशोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये टेंशोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि वाटर मॉइस्चर लेवल जो है ना सॉइल में, ये चेक करने के लिए यूज़ होता है टेंशोमीटर। तो यहाँ पे आंसर है 1 2 3। यूपीएससी ने 1 2 3 आंसर दिया था, बाकी सब ने 1 2 3 4 बोला था। जब ऑफिशियल किया है तब यहाँ पे ए आंसर इसका बना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कह रहा है, एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन पूछ रहा है। ठीक है, फर्टिगेशन के हमें एडवांटेजेस पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अब सबसे पहले तो फर्टिगेशन हमें पता होना चाहिए। फर्टिगेशन क्या होता है दोस्तों, कि फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, इन दोनों को हम जो है ड्रिप इरिगेशन या फिर जो भी हमारा इरिगेशन होता है उसमें कंबाइन कर दे, तो फर्टिलाइज़र भी अप्लाई हो जाएगा और वाटर भी अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, देखिए 3 3 की पेयर में यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, डी से पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन टफ है। कहता है रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज पॉसिबल। अब देखिए थर्ड और फोर्थ, मुझे लगता है कि यार थर्ड एंड फोर्थ तो साथ में जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इंक्रीज करेगा और लीचिंग यहाँ पे कम करेगा, तो भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब 3 एंड 4 साथ में जाने चाहिए। चलो देखते 3 एंड 4 साथ में कहाँ है। यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। बचा क्या, 1 3 4
एंड 2 3 4। अब हमारा 7 जो बचा बस 1 एंड 2 में हमें देखना है। अब 2 देखते हैं, कहता है इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। देखिए ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। ऊपर सिंपली कह रहा है कि अल्कलिनिटी को हम कंट्रोल कर देंगे, और यहाँ पे भाई साहब ने ट्रैप वर्ड क्या सेट किया। देखिए डिफिकल्ट है, ट्रैप वर्ड को पहचानना डिफिकल्ट है, और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो फिर भी ये डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते कोई। पर ये ऑल वर्ड अगर हमें डिटेक्ट हो जाता भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से, तो ये गलत था, क्योंकि ये जो रॉक फॉस्फेट होता है ना, ये दोस्तों फर्टिगेशन के टाइम पे क्लॉग बना देता है, और वो क्लॉगिंग से क्या हो जाता है, जो ट्यूब होती है, जो पाइप्स होते हैं, वो चोक हो जाते हैं। तो सेकंड हमारा गलत है, सेकंड हटाओ, आंसर पाओ, 1 3 4 इज द आंसर। ठीक है, तो फर्टिगेशन का एडवांटेज क्या है, अल्कलिनिटी जो है कंट्रोल करी जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट बढ़ेगी, और रॉक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ नहीं होता है ड्यू टू क्लॉगिंग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है टफ कैटेगरी का मैं कहूँगा, 92 नंबर का। क्या कह रहा है, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमनाइट इन विच ऑफ द अबव इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। कौन सा इसमें से मेजर मिनरल है। पहली बात तो ये क्रोमाइट तो सुन रखा है, ठीक है, क्रोमाइट हमने सुन रखा है, तो चलिए दो ऑप्शन कहाँ पे देखते हैं। क्रोमाइट ये कहाँ सुन रखा है, एनसीईआरटी में सुन रखा है यार। चलो बेंटोनाइट नहीं सुना है, कायनाइट नहीं सुना है, सिलिमनाइट नहीं सुना, बट क्रोमाइट पता है। क्रोमाइट कहाँ पे है, दो ऐसे उड़ गए, बचा क्या 1 2 एंड 2 3 4। अब है यहाँ पे मुश्किल कि बेंटोनाइट है या कायनाइट या सिलिमनाइट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हमें आंसर देखना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। ऑफिशियली देखिए यहाँ पे बेंटोनाइट जो है ये माइनर मिनरल है, ठीक है, जो कि राजस्थान एंड गुजरात वाले एरियाज़ में मिलता है। क्रोमाइट देखिए दोस्तों ये ओडिशा में मिलता है, जिसमें 90+% प्रोडक्शन होता है, ठीक है। काइनाइट देखिए ये भी ओडिशा, आसाम, इस वाले रीजन में मिल जाता है, और सिलेमनाइट भी उसी के आसपास वाले रीजन में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो हमने, ओके, तो देखिए हमारा आंसर बन गया यहाँ पे 2 3 4। अब देखिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो मेजर मिनरल और माइनर मिनरल है ये स्मार्ट सोर्सेज जो है ना हमारे कोर्स में इंक्लूडेड, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बट अभी जल्दबाजी मत करिए, पहले अच्छे से पेपर हम ख़त्म करेंगे, फिर स्मार्ट सोर्सेज आपको अलग से मिल जाएंगे। इसका एक अलग फोल्डर और वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सब अभी के अभी मत करिए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। कहता नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओशन मीन टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे मीन वर्ड है, मीन यानी कि एवरेज, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा है, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। कहता OMT मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म विच इज 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। ओए होए होए। सेकेंड देखिए, OMT collected during January and March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will less or more than a certain long term mean। अब थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर दोस्तों कि ये क्या बात कर रहा है। ये देखिए ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है, और यहाँ पे भाई साहब कितने एब्सोल्यूट जा रहे हैं। कहता है 129 मीटर, मतलब ये अगर समुंदर का लेवल है तो यहाँ से फिक्स 129 मीटर, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, जनवरी मार्च, डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइस। अगर इनमें से एक भी फैक्ट गलत होगा ना, ये स्टेटमेंट गलत बन जाएगा। और इसमें देखिए दोस्तों ये 129 मीटर नहीं है, ये 50 to 100 मीटर होना चाहिए। ये तो मैंने आपके लिए सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया, जो डेटा वाली ट्रिक हम देखते हैं। और सेकंड क्या कह रहा है कि जनवरी मार्च में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो यूज़ हो सकता है। अब ये जनवरी मार्च का डेटा छोड़िए, अगर यहाँ पे मैं दिसंबर का डेटा लिख दूँ, या फिर मैं यहाँ पे जुलाई से अगस्त का डेटा लिख दूँ, तो क्या ये डेटा यूज़ नहीं हो सकता मॉनसून की स्टडी करने में। सिंपली सोचिए। चलो आप अगर ये बोल रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो है जनवरी मार्च है तो इसे भी गलत मान लेते हैं, नहीं, सोचिए जनवरी मार्च की जगह कुछ और भी लिख दूँ तो भी तो सही बन रहा है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2 ओनली इज़ द करेक्ट, 2 ओनली इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में है, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में है, 3 स्टेटमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 94 नंबर का क्वेश्चन है। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फरिक एसिड फर्टिलाइजर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। कुछ याद आ रहा है आपको, फर्नेस ऑयल, ऑयल रिफाइनरी, सल्फर, कहाँ आया था ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट, 2022 का याद करिए, 2022 के स्टेटमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कह रहा है, अमोनिया विच इज़ द इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है।
क्या कह रहा है कि अमोनिया जो कि इनपुट है यूरिया का, ये नेचुरल गैस से बनाया जाता है। कोई नेचुरल गैस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा टाइप है, क्या उसका क्वालिटी है, कुछ नहीं। सेकंड, फर्स्ट देखिए, एट प्रेजेंट, अभी रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। यार फर्टिलाइजर सब्सिडी नाम का कुछ वर्ड तो सुना ही होगा अगर इकोनॉमी पढ़ा है, अगर एग्रीकल्चर पढ़ा है मेंस में, ठीक है, GS3 वाले टॉपिक में। और फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर, ठीक है, MSP, कुछ ना कुछ एडमिनिस्टर तो होगा, और यूरिया का प्राइस अभी भी एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस हिसाब से फर्स्ट हटाइए, जैसे फर्स्ट गया बचा गया 2, 3 एंड 2 ओनली, और 2 एंड 3 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो पेपर था ना, इसमें बहुत सारे हिंट्स हमारे डायरेक्टली अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर बना हमारा कि 2 एंड 3 इज़ करेक्ट। देखिए यूरिया का जो प्राइस यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड होता है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने अपना GS 1 2 3 4 जो मेंस, 4 तो छोड़िए, GS 1 2 3 मेंस का सिलेबस अगर आपने अच्छे से कर रखा है ना, तो आपको प्रीलिम्स में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? ऐसे जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है उन्हें अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 एंड 3। तो यहाँ पे यूरिया जो है एडमिनिस्टर्ड होता है। आगे देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में ये भी देखिए आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कि ये जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। मुझे क्या पता 2 में है या 3 में है। सेकेंड पढ़ता हूँ, देर इज़ नो ह्यूमन सेटलमेंट इनसाइड द पार्क। ओए होए, कोई भी नहीं है। ट्राइब नाम का शब्द आपने सुना होगा, जो कि जंगल में ही रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द, क्या कह रहा है, वन ऑफ द हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार PYQs में आया है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो तीनों में सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है। सेकंड हटाओ और आंसर पाओ। ये गया, बचा 1 एंड 3, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। और ये कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है, लिख लीजिए, बाड़मेर और जैसलमेर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नो की जगह पे अगर लो ह्यूमन हैबिटेशन लिख देता ना तो ये सही आ जाता, पर नो की वजह से एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, प्योर ज्योग्राफी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो हिंट है ना, ये कहाँ से मिलेगा, बस यहाँ लिख दीजिए 2019 के पेपर से इसका हिंट मिलेगा। और जब 2019 का पेपर में कराऊंगा तब आपको इसका हिंट पता चलेगा। अब देखिए, अब ऐसे इमेजिन करिए कि ये हमारा कश्मीर वाला रीजन है। हमें पता है यहाँ कहीं सियाचिन ग्लेशियर है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज अ सीरियस UPSC एस्पिरेंट यहाँ कहीं हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अक्साई चीन के ईस्ट में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब तक आप मैप नहीं बनाओगे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ऐसे लिखा हुआ है। कहता देखिए ये है चाइना का पार्ट, जो चाइना ने यहाँ पे इलीगली हड़प रखा है, तो ये अक्साई चीन है। इसका ईस्ट कहाँ हुआ, इसका ईस्ट यहाँ पे हुआ, और इसका वेस्ट कहाँ हुआ, यहाँ। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर ईस्ट में है, इधर कहाँ भाई, चाइना में चला गया क्या, तो ये तो हट गया। ईस्ट ऑफ लेह, ठीक है, तो लेह लद्दाख यहाँ पे गई है, इसका ईस्ट यानी कि इधर हो गया, बट ये तो इधर सिचुएटेड है, ये भी गया। फिर देखिए नॉर्थ ऑफ गिलगिट, अब गिलगिट यहाँ कहीं सिचुएटेड है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान, इसके नॉर्थ में यानी कि क्या इधर सेंट्रल एशिया में चला गया, तो ये गया। फिर क्या कह रहा है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली यहीं कहीं सिचुएटेड है, और इसके नॉर्थ में हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, D। देखिए जब तक आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो ना, तो ये मैप वाला क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था, ठीक है। तो ये मैप वाला क्वेश्चन गलत हो सकता था, तो ये एक करेक्ट वे है इसका। और यहाँ पे और एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एक रिवर है, नुब्रा रिवर, ठीक है, नुब्रा रिवर है, जो कि नुब्रा वैली में है, लद्दाख वाले रीजन में। और ये जाके मिलती है किसे, शोक नदी को जाके मिलती है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शोक रिवर। और ये शोक रिवर किसे जाके मिलती है, ये इंडस नदी को जाके मिलती है, ठीक है। और ये जो शोक रिवर है दोस्तों, इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, शोक रिवर, याद रखिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है हिस्ट्री के बारे में, फेमस प्लेसेस है और उनका प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे पूछा है, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस है, प्रेजेंट स्टेट पूछा है। कहते हैं भिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर एंड स्थानेश्वर, ठीक है, स्थानेश्वर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड यूपी, ऑप्शन 2-2 की पेयर में है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट कुछ हिंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। देखिए भिलसा, मध्य प्रदेश। अब भिलसा ऐसा कुछ
भील ट्राइब नाम का भी नाम हमने देख रखा है कि भिलसा ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये भी एमपी के आसपास ही है कहीं। और देखिए ये ऐसा एब्सोल्यूट नहीं कि भिलसा प्रेजेंट स्टेट एमपी, तो ये सही लग रहा है। अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी का सदर्न एक्सपेडिशन अगर देख रखा है, ठीक है, और उसके आसपास अगर पढ़ रखा है, तो देखिए द्वार समुद्र जो है ये कर्नाटका में है दोस्तों, ना कि महाराष्ट्र में। तो 2 हटाइए और 1 हमारा सही है, मतलब 1-3 एंड 1-4 बचा। फिर देखिए गिरिनगर, अब देखिए यहाँ पे गिरी हिल्स है, ठीक है, गिरनार हिल्स है, गिरनार हिल्स, गिरनार हिल्स। क्वेश्चन टफ है बट मैं आपको एक थोड़ा अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। तो गिरनार हिल्स गुजरात में सही है। स्थानेश्वर देखिए दोस्तों, ये हमारे यूपी में नहीं है, ये हरियाणा में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो स्थानेश्वर है ये हर्षवर्धन की कैपिटल थी, हर्षवर्धन जो थी इसकी कैपिटल थी। द्वार समुद्र जो है ये होशालास के टाइम में था, ठीक है। होशालास कहाँ पे, कर्नाटक वाले रीजन में थे। देखिए होशालास बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया अभी। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो भिलसा है, ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए दोस्तों, ये इसे विदिशा भी कहते हैं, ठीक है, विदिशा। और देखिए यहाँ पे और एक कनेक्ट करिए, बेसनगर जो आया था ना हमारे 2023 में, ये भी इसी के आसपास सिचुएटेड है। और ये मेन सेंटर था शुंगा डिनेस्टी का, शुंगा डिनेस्टी। उसके बाद द्वार समुद्र देखिए ये हमने देख लिया, कर्नाटक में थे, होशालास की कैपिटल। उसके बाद देखिए गिरिनगर, गिरिनगर कहाँ पे है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। और स्थानेश्वर देखिए ये जो है हरियाणा में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा, आंसर था हमारा 1 एंड 3 इज़ करेक्ट। और ये देखिए दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हर्षवर्धन कैपिटल, ये थोड़ा यहाँ पे कट कर दीजिए, वो थोड़ा मिस कोट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ये एक वरदान था हमारे लिए 2020 में, क्योंकि इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन 2022 में आया था और ये क्वेश्चन 2023 में आया था। कैसे आया था मैंने यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी बता रखा है, अभी आप कनेक्ट भी कर लोगे। थर्ड पढ़ते, कहता इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। और 2023 में क्वेश्चन आता है यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर, और कहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इरीगेशन के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि सही है। CGW क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है। और 2022 में क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी बॉडी बनी है। वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक होता है CGW और वही हमारा आंसर होता है। और 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओवर एक्सप्लॉयटेड और क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का मैं कहूँगा मैं, जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो कि हम हमारे NCERT में पढ़ते हैं। कहता है जेट स्ट्रीम ऑकर ओनली इन नदर्न हेमिस्फीयर। मैंने पहले ही बताया था फिनोमिना, अगर बोलते ना कि सिर्फ इंडियन ओशन में होगा या फिर सिर्फ अंटार्कटिक में होगा, तो थोड़ा डाउट करिए इसे, कि जेट स्ट्रीम कह रहा है कि सिर्फ हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, जो कि डाउटफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 हम देख रहे हैं, तो इसे हटाइए। फिर कहता है ओनली सम साइक्लोन डेवलप है ना, ओनली सम साइक्लोन, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, सही हो सकता है। चलो 1 हटा के देखते, पहले 1 हटाया, 2 तो यहाँ पे कॉमन आ गया। थर्ड देखते हैं, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। नहीं, ये लेसर नहीं होता, ये मोर होता है। तो ये यहाँ पे मोर है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, स्वैपिंग वाला रूल लग गया। तो ये भी गया, बचा गया हमारे पास 2 ओनली, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारी इस जर्नी का, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है NDA 2018 से एज इट इज़। कहता है लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन से टाइगर रिजर्व में है, कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड सुंदरबन। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही है C, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। इसी में सबसे बड़ा जो है हमारा, क्या कहते हैं उसे, क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। रणथंभौर में से यहाँ पे 2 रिवर जाती है दोस्तों। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ से देखिए एक बनास रिवर जाती है और एक दूसरी रिवर जाती है चंबल रिवर। कॉर्बेट देखिए उत्तराखंड में, इसमें से देखिए रामगंगा रिवर जाती है, रामगंगा रिवर। और सुंदरबन हम सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पे मैंग्रोव्स जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं PYQs में। बाकी देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2019 के डिस्कशन के साथ। और आपको कैसा लग रहा है, अभी देखिए हमने 4 साल के PYQs यहाँ पे कवर कर लिए, तो कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ। धन्यवाद।